अपने समाज व प्रियजनों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है। हम लोग ये सिर्फ तीर्थ पुरोहित नहीं है, हम भारत के हिंदुत्व को, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। भरोसेमंद, दृढ़ निश्चयी, क्रियाशील और आशान्वित दिशा निर्देशक। सामाजिक, राजनीतिक और उद्योग जगत में अपनी खास पहचान रखने वाले महेश पाठक जी ने संघर्ष के साथ अपने आप को बुलंदी तक पहुंचाया। महेश पाठक जी का जन्म मथुरा की गली पीर पंच में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विट्ठल दास पाठक के यहाँ हुआ। शुरू से ही महेश पाठक जी अपने कार्य के प्रति लगनशील थे। महेश पाठक जी ने मथुरा के ही महावर बैस स्कूल से प्राइमरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और आगरा अंबेडकर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। महेश पाठक जी के जीवन में उस समय एक नया मोड़ आया जब महेश पाठक जी के बड़े भाई श्रीनाथ चतुर्वेदी जी ने रुड़की से इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की जगह उद्योग जगत में जाने का फैसला किया और बड़े भाई एस.एन. चतुर्वेदी के साथ मिलकर मुंबई में व्यापार की नींव रखी। इसी के साथ ही महेश पाठक जी का भी उद्योग जगत में अपने आप को स्थापित करने का सफर शुरू हो गया था। महेश पाठक जी ने उद्योग जगत में अपनी एक खास पहचान बनाई, यहाँ तक कि अंबानी ग्रुप के संस्थापक मुकेश अंबानी के सामने एक प्रतिद्वंदी के रूप में उद्योग तक स्थापित कर दिया, जो काफी चर्चा में रहा। अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत के सर्वे में अपना विशेष स्थान बनाते हुए महेश पाठक जी ने अपना 71वां स्थान बनाया, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इतना ही नहीं, उद्योग के बाद पिता के स्वतंत्रता सेनानी होने के चलते बचपन से ही राजनीतिक क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वाले महेश पाठक जी ने राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत रखी। गांधी परिवार के नजदीकी माने जाने वाले महेश पाठक जी ने राहुल गांधी से लेकर संजय गांधी तक के साथ चुनावी सभाएं और अन्य कार्यक्रमों में कमान संभाली। उद्योगपति, राजनीतिक के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी महेश पाठक जी की सत्यता किसी से छुपी नहीं है। सामाजिक हित में महेश पाठक जी ने कई कार्य किए हैं जो निरंतर जारी है। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही कई पदों पर महेश पाठक जी को नेतृत्व करने का मौका मिला है और बखूबी उन्होंने चतुर्वेदी समाज से लेकर हर समाज और वर्ग के लिए सेवा आगे बढ़कर की है। आइए मुलाकात करते हैं राजनीति, उद्योग और सामाजिक क्षेत्र में अपनी खास पहचान बनाने वाले महेश पाठक जी से अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में। दिल में उतर जाने की आदत है मेरी, अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी। जितना गहरा जख्म जब कोई देता है मुझे, उतना ही मीठा मुस्कुराने की आदत है मेरी। वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा उसकी कभी न सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। आप सभी को स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्हें उद्योग जगत, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लोग अलग अलग तरीके से उनको देखते हैं। अगर कुशल राजनीतिक के तौर में जाने जाते हैं तो वो महेश पाठक हैं, अगर उद्योगपति के तौर पर जाने जाते हैं तो वो भी महेश पाठक है, और एक सामाजिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो भी महेश पाठक हैं। तीनों क्षेत्र में अलग अलग तरीके से अपने एक स्थान बनाने वाले महेश के बारे में जानकारी करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा एक सफर रहा, एक गली से निकला हुआ एक मासूम बच्चा जो अपने साथ के लड़कों के साथ एक परिवार के साथ खेलता था, क्या सोचा था कि वो महेश आज महेश पाठक के तौर पर इतना प्रगतिशील होगा, और कैसे इस जर्नी? देखिए, जहाँ तक ये सोच की बात है तब तो ये कल्पना ही नहीं थी, कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं। क्योंकि एक साधारण परिवार, स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्म लेना और जो परिवार में विरासत में मिली वो यजमानी थी, तो अपने गली पीर पंच के स्कूल महावर बैस में पढ़ना, तो उस समय तो हमारे ज़माने में वो पट्टी होती थी और भुदक्का और अपने सरकंडे की कलम, तो उससे पढ़ के आप सोच सकते हो कि एक व्यक्ति ये कल्पना ही नहीं करेगा कि वो कहीं बम्बई जाएगा या कहीं उद्योग करेगा। राजनीति की बात तो जहाँ तक ऐसी थी कि क्योंकि पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे तो वो तो थोड़ा सा सुनते भी थे और खून में है, परंतु ये कभी कल्पना नहीं की थी। पहले तो ये नहीं मालूम था कितने पढ़ेंगे,
भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि हम लोगों की तो पढ़ाई में भी ये दिक्कत आती थी कभी कभी कि फीस भी टाइम से नहीं जाती थी, तो वो परिकल्पना करना तो बड़ी दूर की बात थी। परंतु यमुना जी की कृपा हुई कि आगे बढ़े, फिर चंपा अग्रवाल में पढ़े, फिर उसके बाद में मैंने तो बीकॉम भी प्राइवेट किया और यहाँ से बॉम्बे गए और कुछ यमुना जी की ऐसी कृपा हुई कि हमने एक उस शिखर को छुआ जो आदमी उसकी परिकल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि पहले टॉप के 250 इंडस्ट्रियलिस्टों में हम लोगों का नाम शुमार होता था और पढ़ाई भी इतनी नहीं, नॉलेज भी इतनी नहीं, तो ये कभी नहीं सोचा कि पब्लिक इशू क्या होता है। हम लोगों ने बड़े बड़े पब्लिक इशू किए अपनी लाइफ में, 500 करोड़ के। ये मैं बात कर रहा हूँ 92, 93 की, 87 की। तो आज उस 500 करोड़ को आप कैलकुलेट करो तो वो 7, 8, 10 हज़ार करोड़ होता है। शुरुआत कैसे रही, क्योंकि एक बड़ा उस समय का बड़ा रिस्की माहौल रहा होगा, क्योंकि एकदम से परिवार, जिस तरीके से आपने बताया कि कोई बैकग्राउंड नहीं था, कौन सोचता कितने आगे जर्नी रहेगी, तो कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअली में हमारे बड़े भाई हैं एस.एन. चतुर्वेदी, वो यहाँ से बॉम्बे गए और बॉम्बे जाने के बाद वो पहले नौकरी करते थे। नौकरी करने पर तो उनकी भी इच्छा ये करती थी कि नौकरी से क्या मिलेगा, कुछ अपना करना चाहिए, थोड़ा स्वाभिमान भी होता है। तो जब वो बॉम्बे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ भी नौकरी की और रहने का, हमारे यहाँ चतुर्वेदियों का एक डेरा है जहाँ चतुर्वेदियों को जब कोई रहने का ठिकाना नहीं होता तो वहाँ रहते हैं, तो वहाँ रहते थे। लोगों से कांटेक्ट हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा हमारे यहाँ यजमानी थी, तो यजमान के यहाँ भी जाएं तो वो ये सोचता था कि ये गौर का लड़का है, पुरोहित का लड़का है, तो वो सोचते थे एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, परंतु वो नौकरी उनका उद्देश्य नहीं था। तो वो अकेले रहते थे वहाँ, तो उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम भी आ जाओ। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 12 करके 72, 73 में मैं भी यहाँ से बम्बई पहुँच गया। तो ये एक बड़ा ही कोइंसिडेंस है कि हम लोग स्ट्रगल भी कर रहे थे, सफ़र भी कर रहे थे। तो हमारा एक यजमान था, वो गुजर चुका था, तो उसके 2 लड़के थे, एक टैनू और एक बीजू। उन्होंने कहा कि हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री है, वहाँ पर एक टोडी इंडस्ट्रियल इस्टेट है ताड़देव पर, वो बंद पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी एक फैक्ट्री बंद है। तो हमने कहा चल के देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो हमको इतनी कोई बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, तो वो बंद पड़ा था ताला, क्योंकि उस पर सेल टैक्स का ड्यू था और ड्यू थे। तो वो उन्होंने खुलवाया, तो हमने उसमें देखा कुछ पाइप पड़े हुए हैं, परंतु क्योंकि उस पर ड्यू था तो चले कैसे। तो हमारे भाई साहब ने कोशिश की, लोगों से मिले, बात की, तो हम लोगों ने सरकार को एक प्रपोज़ल दिया कि देखिए बंद पड़ी है, हम कोशिश करते हैं, इसको हम चलाते हैं, अगर हम कमाएंगे तो आपको पे कर देंगे। हम लोगों ने अंडरटेकिंग दी। बहरहाल वो हमको चाबी मिल गई और हमने उसको खोला। जब खोला तो उसमें पाइप थे, तो हम लोग लगे, तो सांगली में एक टेंडर निकला पीडब्ल्यूडी का सबसे पहला, जिसमें ये था कि वहाँ पर पाइप की सप्लाई थी। तो हम लोगों ने उसको प्रयास किया और वो टेंडर हमको मिला। वो हमारा टेबल टर्न वाला हिस्सा था लाइफ का, और हमने उन पाइपों को, क्योंकि वो फैब्रिकेटेड थे और वो पाइप थे सीमलेस, तो हमने उसको फैब्रिकेट करके बेचा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा पहला 1, 2, 2.5 लाख रुपए का था। तो जब वो हमने सक्सेसफुली किया तो उससे हमको एक होप जगी, हमने उसमें से थोड़ा पैसा चुकाया। तो आप कहते हैं कि वहाँ से हमारी एक बिगिनिंग हुई। 79 में कुछ ऐसा हुआ था, जिस तरीके से जब सफ़र चल रहा था और मजदूरों से किसी बात को लेकर कुछ विवाद हुआ, और फिर मुंबई बसने गए महेश पाठक जी, जन्मभूमि की तरफ लौटे कि उनका एक मन थोड़ा विचलित हुआ कि नहीं, हम तो जहाँ से श्री कृष्ण जन्मे और वहीं से जर्नी जब दुनिया की शुरू होती है, तो मेरी जर्नी मेरी जन्मभूमि से शुरू होगी। तो वो क्या था? एक्चुअली में क्या हुआ कि जब हम, जैसे मैंने पहला इंसिडेंट बताया कि उनसे निकलने के बाद में फिर उनको लगा कि फैक्ट्री चल रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अलग हो जाइए। तो हम लोगों ने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब कंपनी खोली। अब वहाँ पर दत्ता सावंत की यूनियन थी, बड़ा जोर था, रोज़ की स्ट्राइक।
तो हम भी आपको जैसे बोले कि नेचर थोड़ी सी हमारी भी उस टाइप की है, तो हमने मथुरा से 100-200 लोग बुलाए। तो हमने सरेंडर नहीं किया, हमने उनसे संघर्ष किया। एक दिन कुछ ऐसे ही घटना घटी, तो फिर हमारा मन ये विचलित हुआ कि नहीं, मथुरा चलते हैं। तो हमने मथुरा आने की ठान ली। हम गए बेंगलोर काम से थे, परंतु हमने बेंगलोर से सीधी फ़्लाइट दिल्ली ली, आगे मथुरा आके फिर यहाँ स्ट्रगल की लाइफ शुरू हो गई। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी छोटी सिरस्मा पैकर फैक्ट्री लगाई जो टिन बनाती है, कंटेनर्स, जिसमें घी और ऑयल पैक होता है। तो मैंने एक सिरस्मा कंटेनर की फैक्ट्री अपने इंडस्ट्रियल एरिया में जय गुरुदेव के पास खोली। वो मैंने थोड़ी चलाई, चलाने के बाद में फिर मैंने अपने एक भाई को दे दी। मैंने कहा आप उसको चलाओ। फिर इच्छा हुई कि अब बम्बई नहीं, मैं एटीवी को मथुरा में खोलूँगा, क्योंकि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे भरपूर। अरे बाहर दुनिया का काम करते हो, अगर अपने यहाँ कुछ नहीं किया, अपने आदमियों को रोज़गार नहीं, तो फ़ायदा क्या। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर ये एटीवी प्रोजेक्ट, पहले एक वर्कशॉप बनाया, उसके बाद में फिर दूसरा बनाया, और ये कंपनी आज भी जोरों से चल रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए, हालांकि हम लोगों में डिवीज़न हो गया, फिर हमने पीटीए प्लांट लगाने की सोची, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पीटीए प्लांट एक ही है इंडिया में, वो अंबानी का है। दूसरा डीएमटी प्लांट है, जो दूसरा मेथड है, वो वाडिया का है। तो हमने सोचा क्यों ना पीटीए प्लांट लगाया जाए। तो प्लानिंग थी कि क्योंकि अंबानी अपने आप में नाम था, और उस समय में धीरे धीरे सब अप कर रहे थे, जो बिजनेसमैन थे अपने अपने तरीके से अपना सफ़र कर रहे थे। तो क्या कोई प्लानिंग थी कि नहीं हमको तो अब अंबानी को चैलेंज करना है? नहीं, देखिए, जब तक आप बड़ा टारगेट नहीं करोगे, चैलेंज नहीं रखोगे, तो आगे नहीं बढ़ोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ख्वाब भी देखो और उसकी हिम्मत करो, नहीं तो आप वहीं रुक जाएंगे। तो कैसे हुआ? काफ़ी मीडिया कवरेज मिली थी और कई जगह। नहीं, मीडिया कवरेज तो उससे पहले भी हमने 1-2 पब्लिक इशू किए, परंतु जब हम इंडस्ट्रियल सर्कल में बैठते हैं तो आप जानते हो चर्चा चलती है, तो लोग तो फिर यही कोशिश करते हैं ना कि अगर आप राजनीति करते हो तो इच्छा करेगी प्रधानमंत्री बनो। कोई ये तो नहीं सोचता है कि सिर्फ सांसद बन के रह जाए। दूसरा एक ये निकल कर आया था कि यार, जब चर्चाएं होती थी उद्योग जगत में, जब कहते थे कि ये वही महेश पाठक के जिन्होंने अंबानी को चैलेंज कर दिया। नहीं, देखिए, एक गीता पीरामल की बुक छपी है, क्योंकि जब कुछ कंपटीशन होता है, मेरी एक ज़माने में आदित्य बिरला से भी बात हुई। तो जब हमारा ये बात आई कि आज वो नहीं है, जब बात आया हम पीटीए प्लांट लगाएं, तो उन्होंने कहा बड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अंबानी तो किसी की इंडस्ट्रीज़ को आने नहीं देता, जो आता है तो उसको इंस्टीट्यूशन से रोक देता है, इससे देख देता है। तो हमको भी एक लगा कि ऐसा थोड़ा ही है। एक बात हमारे दिमाग में और आती थी अक्सर, क्यों कहते हैं साहब, ब्राह्मण तो सिर्फ यजमान ही कर सकता है, ब्राह्मण का तो काम टीचर का है। तो हम सोचते थे कि गोरे पीरे हम लोग, पढ़े लिखे हम लोग, अक्ल हम में खूब, तो ये कोई ठेका थोड़ी सिर्फ बनिया ही व्यापार कर सकता है और ब्राह्मण व्यापार नहीं कर सकता। तो जब ये बात आई कि अंबानी है, तो हमने मन में सोचा कि नहीं, हम भी पीटीए प्लांट लगाएंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, टेक्निकल तो हूँ नहीं, तो सोच भी वो टेक्निकल नहीं। अब पीटीए की तो डिटेल नहीं मालूम क्या है। जैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने एक टीपी प्लांट लगाया, थर्मोप्लास्टिक एलास्टोमर। ये पहला प्लांट है इंडिया में, किसी का नहीं है, और वर्ल्ड में सिर्फ 7 प्लांट हैं। तो जब मुझसे किसी ने कहा टीपी आपके दिमाग में कैसा आया, तो मैं जब चर्चा करता था, क्योंकि टेक्नीशियन से तो बहुत थे, तो अपने दिल में एक इच्छा हुई कि करें तो ऐसा करें कि आदमियों को लगे कि हाँ साहब टॉप का मामला किया। तो हमने पीटीए प्लांट की धारणा दिमाग में ठान ली, सरकार से लाइसेंस लिया। पर नया प्लांट लगाने की बात आई तो बोले साहब 3-4 हज़ार करोड़ में लगेगा। उसमें हम एक गलती कर गए कि वही इमोशनल के मथुरा, हमने वो पीटीए प्लांट मथुरा में लगाने का सोच लिया। मथुरा क्या है, लैंडलॉक एरिया है, इंडस्ट्रीज़ को आपको इंडस्ट्रीज़ के वे में सोचना पड़ता है। तो अब अगर हम इसको कोस्टल एरिया पे लगाते तो जो मटेरियल था वो इंडिया की नहीं था, मुझे इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इंपोर्ट ईजी होता और एक्सपोर्ट ईजी होता। मैं क्योंकि लैंडलॉक में ले आया तो यहाँ पर न तो मैन पावर अवेलेबल, न यहाँ पर मटेरियल अवेलेबल। परंतु जो आपसे कहा कि मातृभूमि प्रेम, तो हम बोले वो इन्वेस्टमेंट भी मथुरई में किया जाए।
परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिल में इच्छा हुई, हमने प्लांट लगाया, सक्सेसफुली उसको चलाया भी, परंतु डिवीज़न हुआ तो वो हमने अपने छोटे भाई को, सुरेश को दे दिया। परंतु यस, उससे हमारे पूरे उद्योग जगत में एक चर्चा चली कि साहब एक शख्सियत ऐसी है जिसने ये प्लांट खोला, चलाया और लगाया। खैर, लाभ और हानि ज़िंदगी में तो होते रहते हैं, परंतु हमको जब वो मिला तो हमारी आने वाली पीढ़ी को, जो यूथ है, उसको भी एक इंस्पिरेशन मिली कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिजनेस में बड़े बड़े लोगों को एक चुनौती देने के बाद क्या सोचा कि अब राजनीति के तौर पर जाया जाए और राजनीति लोगों की नहीं, राजनीति तो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने कहा ये तो मेरे ब्लड में है और मुझे आपके माध्यम से कहने में कोई शर्म नहीं है कि उद्योग मेरी सेकंड चॉइस थी, क्योंकि मेरे एक बात कहते थे, वो कहते थे देखो देश तो हम लोगों ने स्वतंत्र कराया, अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो देश की जब तक आर्थिक तरक्की नहीं होगी और जब तक देश स्वावलंबी नहीं बनेगा तब तक देश स्वतंत्र नहीं रह सकता। आज आप बताइए कि आप राजनीति करेंगे, अगर आपका कोई इनकम का जरिया नहीं है तो आप दलाली लेंगे, आप बेईमानी करेंगे, आप घूस खाएंगे। तो आपका जब ये करैक्टर होगा तो जो जनता आपको विश्वास करके चुन रही है, आप उसको निर्णय मतलब जस्टिस कैसे देंगे। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि मैं तो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस देश में जिसको मैं नहीं जानता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उद्योगपति हो, कोई भी हो। आज आप देखिए, मैं तो लोकली आपको बताता हूँ, आज महानगर पालिका का काम क्यों नहीं कर रहा कि वहाँ यही लड़ाई चल रही है कि कमीशन 27% हो कि कमीशन 20% हो। ये बात ऊपर भी लागू होती है। तो जब आप कमीशन लेके काम करेंगे तो आप जो निधि आ रही है उसको आप लगाएंगे ही नहीं। तो हमारा कहना ये था कि अगर हम अपना कमाते हैं और हमारा अपना पेट भरा हुआ है और हमको नीड नहीं है, तो जो पब्लिक का पैसा उसको आप खाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो राजनीति तो मेरे खून में है, परंतु उसमें मैं ये जस्टिफिकेशन नहीं कर पाया क्योंकि 3 काम, तो पहले इस पे ध्यान दें कि पहले इस पे ध्यान दें। तो पॉलिटिक्स तो मेरे अंदर से है। अच्छा, पॉलिटिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सांसद हों या प्रधानमंत्री हों। अगर आप में सेवा करने की भावना है और आप में वो क्षमता है तो आप बगैर उसके भी कर सकते हैं, जैसा कि आप मेरे यहाँ देखिए कि मैं करता हूँ, उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वर्तमान की राजनीति की हम बात करें, वर्तमान की राजनीति, और आप गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं और लोग बहुत अलग अलग तरीके से देखते थे, क्योंकि जब पाठक जी कहीं जाते थे तो चुनाव का माहौल बदल जाता था, और आपने गांधी परिवार के सभी सदस्यों के साथ चुनाव प्रचार किया है। तो वो कैसा समय था, एक कैसा अनुभव था जब ज़्यादा संसाधन नहीं थे, कोई मीडिया या सोशल मीडिया का ज़्यादा उस समय नहीं था, तो किस तरीके के चुनाव प्रचार थे, कैसा अनुभव रहा? नहीं, देखिए बड़ा अच्छा था। 1980 में हम लोग दोबारा से जीत के आए। उससे पहले अमेठी में संजय जी चुनाव लड़ते थे, हम लोग उनके चुनाव प्रचार में रहते थे, तो उस समय इतना बड़ा संसाधन नहीं था। उसके बाद में जब उनके साथ ये आकस्मिक दुर्घटना हो गई और उनके बड़े भाई जब राजीव जी भी चुनाव लड़े, तब भी हम अमेठी में उनके साथ में थे। तब चुनाव बड़ा कम खर्चे का भी होता था और उस समय जो चुनाव होता था वो कुछ सिद्धांतों के ऊपर था। आजकल तो चुनाव का आप देखिए कि सोशल मीडिया का इतना बड़ा नेटवर्किंग बन गया है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, ये है, दूसरे संसाधन इसमें जोड़े जाते हैं। अब होता क्या है, जब इतना खर्चा बन जाता है तो बहुत से आदमी तो राजनीति में इसलिए आते हैं कि अगर मैंने खर्चा किया है तो इसकी पहले मैं वसूली करूं, भरपाई करूं। तो जब वो भरपाई पे लग जाता है तो जो उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि वो सोचता है मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ, वो तो हो जाता है नंबर 2 पर, और नंबर 1 पे उसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि मैं अपने जो खर्चे किए हैं उसको कमाई कैसे करूं। और उसी उधेड़ गुण में आप देखो उसके 5 साल निकल जाते हैं और जनता वहीं के वहीं ठगी की ठगी रह जाती है। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आपने भी एक प्रयास किया जनता की सेवा का और इलेक्शन में उतरे,
और समाज में भी आपका बहुत अच्छा योगदान रहा। कहाँ की लगता है कहीं कुछ कमी रहेगी? नहीं, कमी नहीं। देखो, ऐसा है कि मैं 98 में इलेक्शन लड़ा। उस समय दुर्भाग्य बस ये है कि तुम किसी पार्टी से लड़ते हो तो कांग्रेस एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीती, एक में ही नहीं, कोई भी नहीं जीता। कांग्रेस के सब प्रत्याशी हारे। मेरे टाइम पे सोनिया जी, राहुल जी दोनों भी आए थे इलेक्शन में। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कैंपेन में कभी भी अपने किसी सामने वाले प्रत्याशी की बुराई नहीं की और मैं करता भी नहीं हूं। और मैं अपने बात एक ही कहता था लोगों से, देखिए जब आपका बच्चा बीमार होता है तो आप उस डॉक्टर के यहाँ जाएंगे जो अच्छा डॉक्टर हो। आप ये नहीं देखेंगे कि वो जाट है कि ठाकुर है कि ब्राह्मण है कि गुजर है। हम 2-4 प्रत्याशी मैदान में हैं, हम आपकी जनता की सेवा करने आए हैं। आपको सेवा नहीं लेनी है तो मैं ज़बरदस्ती तो आपको सेवा दूंगा नहीं, ये तो आपकी मर्जी है। अच्छा, जो 4 प्रत्याशी हैं उन सबको आप जानते हैं। तो आज मैं, मेरे सामने मानवेंद्र सिंह है, मैं उसकी बुराई करूं या तेजवीर की करूं तो बेकार है, क्योंकि जितना मैं उनको जानता हूं उतना आप उनको जानते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है कि वो आपकी सेवा बढ़िया करेगा, आप उसको जिता दो। आपको लगता है मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा, आप मेरे को मत जिताओ। अगर आप मेरे को जिताएंगे तो मेरे ऊपर और एक जिम्मेदारी बढ़ेगी। जैसे मैंने अपनी लाइफ में जिन चैलेंजों को निभाया है तो आपके भी चैलेंज को निभाऊंगा। दूसरा, मैंने कहा मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहता, अगर आपके 35-40 साल में जितने सांसदों ने काम किया है उसका एक टोटल कार्ड बना लें, 5 साल मेरे को दें। अगर मैं उनसे ज़्यादा काम करूं तो आप मेरे को फिर चुनना। अगर मैं काम नहीं करूं तो जिस दिन आप मोहम्मद से ये कहेंगे पब्लिकली कि तुम छोड़ दो एमपी, मैं तुरंत रिजाइन कर दूंगा। परंतु आपको डिसाइड करना है। अब पब्लिक को ये अच्छा लगा कि भाई एक आदमी ज़्यादा बढ़िया करेगा तो मैंने कहा थैंक यू, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। जनता का फैसला सरोकार। हाँ, सरोकार है। नहीं, ये तो बहुत अच्छा एक सफर रहा, लेकिन जिस तरीके से माथुर चतुर्वेद परिषद के आप नेतृत्व कर रहे हैं और काफी समय से, कैसा एक जिस तरीके से कंस मेला है, होली कार्यक्रम है और एक हांडी कार्यक्रम शुरू किया गया जो मथुरा के लिए भी एक नया था, तो एक कैसा अनुभव रहा जो कि पूरे समाज को एक साथ लेके चलना और वो पुरानी प्राचीन परंपरा को निर्वहन करना, तो वो कितना चुनौती होता है क्योंकि बड़े परिवार को लेकर? देखिए, एक बात मैं आपको यह बताऊं कि आपको शायद मालूम नहीं, हम लोग जैसे हमने कहा हम पुरोहित थे, तो एक दिन मैं ऐसे ही बाज़ार में निकल रहा था तो कंस का मेला मैंने देखा कि हमारे भाई लोग कुछ चंदा मांग रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो बोले साहब कंस का मेला है। मेरे को ये फील हुआ कि मेला हमारा, हम पैसे क्यों मांगते हैं। तो मैंने जो मेला आयोजक है हमारे यहाँ बालकृष्ण चतुर्वेदी, मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा भाई ये क्या है। बोले अपना मेला होता है। मैंने कहा कि हम अपना मेला भी खुद नहीं मना सकते। तो मैंने कहा तुम्हारा खर्चा क्या है। उस समय उसने मुझसे कहा कि हमारा 7,000 रुपये का खर्चा है। मैंने कहा ये मैं दूंगा। उसने कहा सर कल आपने नहीं दिया तो। मैंने तो का कोई जवाब नहीं होता है, हमने आपको जैसे समझाया आप समझ लो। वो मान गया हमारी बात, तो हमने तब से देना शुरू किया और आज आप देखो हम मेला निकालते हैं जो उसका स्वरूप है, क्योंकि जिस समाज का अपना स्वाभिमान नहीं और जिस व्यक्ति का अपना स्वाभिमान नहीं वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप देखो हम कभी किसी दूसरे से 1 रुपये का चंदा नहीं लेते, जो समाज देती है उससे वो मेला निकलता है। होली हमारे दिमाग में ये थी कि ब्रिज में चारों तरफ होली होती है, मथुरा में होली नहीं होती, ऐसा लगता है मथुरा खाली खाली है। तो हमने होली के महोत्सव को और खूबसूरत किया। यमुना जी को सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम यमुना पुत्र हैं। हमने कहा यमुना जी का जन्मदिन क्यों ना हम शोभा यात्रा से निकालें, यमुना जी का भव्य करें। आज यमुना पॉल्यूटेड है। दूसरी बात हम बताएं, हमने समाज को सोचा आप किसी को आप 10,000 रुपये देंगे तो वो कल ख़त्म कर देगा। स्वावलंबी बनाना है तो आप उसको काम दें। आज आप देखिए हमारे 1,000-1,500 लोग दुबई में भी हैं, 2-3 हज़ार बम्बई में भी हैं। तुमको जानकर खुशी होगी कम से कम 400 से ज़्यादा चतुर्वेदी चार्टर अकाउंटेंट हैं। तो हमने ये किया कि भाई आप दुबई जाओ, बीच में हम टिकट भी देते थे। जब वो वहाँ कमाता था, उसको रहना फ्री था, तो वो हमारे वापस करता था। तो आज आप देखो कि अगर किसी को 4,000 दिरहम मिलते हैं और वो 2,000 दिरहम अपने घर भेजता है और 1,500 आदमी, 2,000 दिरहम की वैल्यू 40,000 रुपये होती है। आप 1,500 से 40,000 का गुणा करें
तो कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपया हर महीने कम्युनिटी में आता है, तो कम्युनिटी स्वावलंबी होती है। तो उससे क्या होता है कि आप पूरी कम्युनिटी को साथ लेके चलते हो। आज आप देखेंगे कि आपको बहुत कम ऐसे आदमी मिलेंगे जो अब आपको विश्राम घाट पे नहलाते हुए मिलेंगे हैं, क्योंकि अगर कोई 10% है तो उसकी भी संख्या बढ़ के फिर उसी प्रोराटा बेसिस पे बढ़ती है। जो 90% बाहर उद्योग कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया जा रहे हैं, वो भी प्रोराटा उतनी बढ़ती है। तो हमने उनको स्वावलंबीपन दिया, उनको विकास की गति दिखाई, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो अध्यक्ष आज से 30 साल पहले बना। जो विकास की बात आ रही है और चतुर्वेदियों को खास तौर पर कहा जाए, पूरे समाज को यमुना पुत्र के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है, लेकिन जब यमुना जी की बात करें तो ऐसा लगता है यमुना जी को सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। और इलेक्शन के दौरान बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसके बाद कोई देखता नहीं है, करोड़ों रुपए के टेंडर उठा दिए जाते हैं, लेकिन सब कागजों में दिखाई देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे कहने में कि यमुना जी आदमी कहते जरूर हैं, परंतु इन्होंने सिर्फ उसका यूटिलाइजेशन किया है। अच्छा, अब आप देखिए, आंदोलन हम भी करते हैं, लड़ते हैं, परंतु आप जानते हैं कि जो बड़ी बड़ी परियोजना हैं, आज डेमोक्रेटिक कल्चर है, आप बगैर सरकार की मदद के बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकते। अभी हमारे मोदी जी भी आए, देखिए, हमको भी बड़ी आशा थी कि भाई ये हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और आज देखिए उनके भी 4.5 पौने 5 साल निकल गए। उन्होंने गंगा परियोजना चलाई, यमुना परियोजना चलाई, परंतु आप देखिए कि धरातल पर वो चीज़ नहीं दिख रही। परंतु जब हमको ये बुरा लगा कि विश्राम घाट पे आदमी जमुना पान करता है, वहाँ गंदगी होती है, तो हमने एक टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाला कि आपने देखा हमने बड़े बड़े 4-5 वहाँ पंप लगा दिए, और हम सुबह और शाम जब आरती होती है, आदमी पान करने आता है, तो हम उनको जोर से चलाते हैं, तो उससे एक बहाव बनता है, तो जो वहाँ गंदगी है वो सब बह जाती है, और आदमी वहाँ मच्छर भी नहीं रहते, तो आदमी जब पान करता है तो उसको इतना गंदा पानी नज़र नहीं आता। अभी इन्होंने फिर घोषणा कर दी कि हम वहाँ हर की पौड़ी बनाएंगे, वहाँ ये बनाएंगे। सवाल ये है, जब पानी ही नहीं होगा तो हर की पौड़ी क्या करेगी? तो अब इसी माथुर चतुर्वेद परिषद से निकल के आप देखो, लोगों ने मेरे को अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा भारतवर्ष की संस्था है, अब उसमें मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो मुझे भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से मैं उस आवाज़ को और दिल्ली तक पहुंचाऊं। और पुरोहितों की बात हो रही है, तीर्थ पुरोहितों का, पूरे सभी तीर्थ पुरोहितों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो सरकार की जो मंशाएं हैं पूरे तीर्थों को लेकर, वो किस तरीके से आप देखते हैं तीर्थ विकास परिषद की? देखिए कि मेरे को मंशा मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा बहुत ख़राब है। आज आप देखिए, तीर्थों का विकास हमारे तीर्थ पुरोहितों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। पहले आप देखिए मथुरा में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 हज़ार आदमी आते थे, आज 5 करोड़ आते हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो बैजनाथ धाम हो, चाहे प्रयाग हो। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जितने भी अधिग्रहण हो रहे हैं वो सिर्फ मंदिरों के हो रहे हैं, न किसी चर्च के हो रहे, न किसी गुरुद्वारे के हो रहे, न किसी मस्जिद के हो रहे। हम ये कहते हैं कि अगर आपको कोई व्यवस्था करनी है तो आप वहाँ पर पर्यटन की व्यवस्था में अच्छी सड़क, अच्छा बिजली, अच्छी पानी मुहैया कराइए, परंतु जो तीर्थ पुरोहित है उसी को पूजा का हक होना चाहिए, और तीर्थ का डेवलपमेंट तीर्थ की भावनाओं को दिमाग में रख के तीर्थाटन की तरह डेवलप होना चाहिए। अगर आप उसे पर्यटन कर देंगे तो तीर्थ की तो भावना ही मर जाएगी। आप भी देखिए, कहीं जाते हैं तीर्थ में तो उस भावना से जाते हैं कि मैं वहाँ शराब नहीं पीऊँ, अपना नॉनवेज नहीं खाऊं, पूजा पाठ करूं। आपको नंगे पैर जाना है तो आप नंगे पैर जाएंगे, परंतु ये उसको क्या है, पर्यटन की तरह कर रहे हैं। दूसरा, हम सरकार से कहते हैं कि अगर उस मंदिर पर चढ़ावा आता है, आपकी उस पर नीयत क्यों है? आप वहीं तीर्थ पुरोहितों से एक न्यास का गठन करके कह सकते हैं कि भाई इतने फंड में आप इसको एजुकेशन पे लगाइए, इसके लिए मेडिकल फैसिलिटी करिए, आप आपके यहाँ की जो बहन बेटियाँ उनकी पढ़ाई पे इस पैसे को खर्च करिए, अगर कोई विधवा है तो उसको आप ये पेंशन दीजिए, आप स्कीम में हमको सहयोग करें, और उसका फिर भी गठन करना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो आप 5 आदमी उनके लीजिए, 5 आदमी सरकारी अधिकारी दीजिए। आज अधिकारी 2 साल की पोस्टिंग पे आता है, उससे क्या लेना देना? कहाँ एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा है? कम्युनिकेशन यही गैप है कि वो उसको आधिकारिक तौर पर लेने की कोशिश करते हैं।
मैंने 10 चिट्ठियाँ लिखी। अभी देखिए हमारे कहने का असर हुआ। राजगिरी में मैंने कहा, नीतीश कुमार जी ने हमारे आदमियों को सम्मिलित किया, हमने कहा हम आपका सहयोग करेंगे। कुरुक्षेत्र में बात हुई, उन्होंने सम्मिलित किया, हमने कहा स्वागत है। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा है, तीर्थ पुरोहितों को सबसे पीछे छोड़ते हैं, जबकि आप ये देखेंगे कि तीर्थ पुरोहित के यहाँ मैक्सिमम यजमान ठहरते हैं। तो उन्होंने हमारे मधु चका को उसमें नॉमिनेट किया, उन्होंने नक्शा दिया, अब पहली बार उनको आगे लिया जा रहा है। ऐसे ही मेरी द्वारका में बात हुई, तो आज भगवान की दया से ये नेतृत्व मिला है। तो मैं इनकी भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो एक कम्युनिकेशन गैप है इनके बीच में, आज आप देखिए कि आज ये किसी भी जात के को पढ़ा के बोलते हैं कि मंदिरों में पाठ करेगा। अभी बड़े दुख की बात है, अभी हमारे चौधरी साहब हैं, देखिए उन्होंने कह दिया हनुमान जी जाट हैं, योगी जी ने बोल दिया कि वो दलित हैं, फिर कह दिया वो वनवासी हैं। अब बताओ राजनीति में तुम भगवान का भी क्या हाल कर रहे हो? कल कोई बोल देगा वो बनिया है क्योंकि वो बड़े कंजूस थे। ये नहीं होना चाहिए। सभी मुद्दों पे बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। शख्सियत में वार्ता का दौर जारी रहेगा। महेश पाठक जी से इसी तरीके से सवाल और जवाब निरंतर मिलते रहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अपने आप को गौ सेवक कहने वाले लोग, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग, अपने आप को किसी धर्म विशेष से कहने वाले लोग कभी गलत फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी देखने को मिला कभी निर्दोषों की जान चली गई। तो ये कहाँ आप कमी मानती हैं? हम लोगों की व्यक्तिगत मानसिकता की कमी है, तंत्र की कमी है, कहाँ किस ओर से आप देखती हैं? देखिए संस्कारों की बात है। वैसे तो भारतीय संस्कृति ने चींटी के जीवन की भी एक महत्व बताया है कि उसके जीवन की भी कोई महिमा है। तो हमारे यहाँ पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था काल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है, ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और वार्ता का दौर निरंतर जारी है और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम शख्सियत। सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी कि आपने कहा कि कुंभ में भी हमको पीछे छोड़ दिया जाता है, पुरोहितों को पीछे छोड़ दिया जाता है। तो जिस तरीके से सरकार एक दिखाने की कोशिश करती है कि हम लोग सबके साथ हैं और एक हिंदुत्व की सरकार के रूप में उसे देखा जाता है, तो क्या लगता है हिंदुत्व की सरकार का जो मुखौटा था वो उतरने लगा है? क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हुई थी इलेक्शनों में। नहीं, आप बताओ कि हिंदुत्व का मुखौटा तो उतर चुका। आज आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, सबको ये मालूम है कि आप 2 सीटों से 283 सीट पे आप राम मंदिर को लेके चले। आज आप कहते हो राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है। मैं किसी की व्यक्तिगत लाइफ पे नहीं जाता। आप 3 तलाक को लेकर के इतना जोर मार रहे हैं। मैं तो कहता हूँ मोदी जी पहले अपने घर में ही निर्णय करें, क्योंकि किसी की व्यक्तिगत बात मुझे नहीं करनी चाहिए, परंतु आप उधर इतना जोर दे रहे हैं। दूसरा, SC/ST एक्ट आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, जो दे दिया ठीक है, मान्य है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि अगर किसी के साथ कोई गलत काम होता है तो जो गलत काम करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं उस फेवर में हूँ, परंतु उसकी आड़ में किसी निर्दोष को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। आपको ऐसी क्या जल्दी लगी कि आपने फटाफट लिया और अध्यादेश उस पर जारी कर दिया कि नहीं साहब पहले वाला सही है? क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि किसी की भी आप कंप्लेंट करते हैं, वो आदमी सीधा अरेस्ट हो जाता है, 6 महीने उसकी जमानत नहीं होती। अरे सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा कि भाई एक CO लेवल का आदमी उसकी इंक्वायरी कर ले, और अगर वो पाता है कि इन्होंने गलत काम किया तो उसको बंद कर दे। इसमें क्या गुनाह है? तो क्या उसी तो आपने उसको तो आपने देखिए नहीं, आपने देखिए SC/ST एक्ट कर लागू लाए। तो मैं ये कहता हूँ जब इस पर इतनी जल्दी है और करोड़ों हिंदुओं की भावना रोज आहत हो रही है, तो तुम एक अध्यादेश उस पर भी ले आओ। क्या दिक्कत है? ये एक इशू खत्म हो जाएगा। जो रोज रोज आप हिंदू मुस्लिम बांट के और गौकसी की बात करके आप रोज आदमियों को मरवा रहे हैं और इस देश को बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी होने वाला तो है नहीं। तो मैं तो इसके घोर खिलाफ हूँ और पब्लिक भी इस बात को जान गई है, क्योंकि आज आपको आगे बढ़ना है तो अब आपको डेवलपमेंट की बात करनी है, आपको विकास की बात करनी है। न्यायालय ने भी एक मशवरा सबको दिया था कि आप लोग भी बैठ के कोई एक बीच का रास्ता निकालें जिससे कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो।
तो तीर्थ पुरोहितों के नेतृत्व के नाते आपने कभी ये सब प्रयास किए कि कोई बीच का देखिए, हमारी भी कोई बात हुई, परंतु आज दुर्भाग्य की बात यह है कि राम मंदिर को भी पॉलिटिकलाइज कर दिया है इन्होंने। जो वहाँ की अखाड़ा परिषद कहती है वो तो कहती है साहब निर्मोही कि हम इसमें पार्टी हैं। विश्व हिंदू परिषद कहती है कि इसकी क्रेडिट मैं ले जाऊँ, तो वो आंदोलन छिड़ रही है। बीजेपी कहती है हम विश्व हिंदू परिषद के पीछे हैं। अच्छा, दूसरा बात है कि इनको किसने ठेकेदार बना दिया सब हिंदुओं का? ये अपने आप ही स्वयंभू बने बैठे हैं ठेकेदार। तो इनको क्या है कि पोलराइज करना और ये हल्ला करना। हम तो ये बात कहते हैं कि मंदिर जरूर बने, जैसे मैंने कहा, चाहे अध्यादेश से बने। और आज आप देखिए कि जगह जगह मस्जिद बीच में बन जाती हैं, आप रोड वाइडनिंग करने में तोड़ देते हैं। दूसरी बात आप गौर करो, अभी भी बनारस में 500-500 साल पुराने मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, रोज़ तोड़ा जा रहा है? वहाँ पर कोई हल्ला नहीं कर रहा। तो आज अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अरे आप एक मस्जिद बना दो पास में, 2 किलोमीटर दूर बना दो और मंदिर का निर्माण शुरू करो। मेरा दावा है कोई मुसलमान कुछ नहीं बोलेगा। क्या लग रहा है बीजेपी नहीं बना पाएगी दोबारा जब कांग्रेस? नहीं, ये तो नहीं, देखिए कांग्रेस की बात नहीं है। कांग्रेस तो खैर दोनों चीज़ बना ही देगी। आप देखिए, ताला भी कांग्रेस ने खुलवाया, बहुत इशू कांग्रेस ने सॉल्व किए। हम लोग तो इसमें है कि सर्वधर्म सबका सम्मान हो। अगर मेरा बस चले, मैं तो किसी से ज़्यादा सालाना करके मंदिर भी क्रिएट करवा दूं, मस्जिद भी करा दूं। भाई आप नमाज भी पढ़ो, मंदिर भी पढ़ो। हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यही मस्जिद बनेगी तो ही उसमें नमाज पढ़ी जाएगी, अगर इससे 100 फुट दूर बन गई तो नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अच्छा, ये भी फैक्ट है कि अगर बाबर ने मस्जिद बनाई तो वहाँ तो मस्जिद थी नहीं, वो तो बाद में तो बनी। अरे आज के युग में बन जाएगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति के ऊपर है, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि मुद्दा ख़त्म हो। अगर मुद्दा ख़त्म हो जाएगा तो बात ही क्या करेंगे। जिस तरीके से ये एक मुद्दा के तौर पर निकल कर आया, राम मंदिर उन्होंने इलेक्शन के तौर पर यूज करके रखा है, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं। और अभी हाल ही में जो SC ST और जो बयानबाजी के मामले हुए, हनुमान जी के ऊपर जो बात कही गई, उसका परिणाम अभी इलेक्शनों में देखने को मिला। देखिए, इलेक्शन की बात तो अलग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सिविल वॉर करा देंगे। आपने हनुमान जी को दलित कह दिया, अब वो लोग मंदिरों पर कब्जा करने आ गए, इधर सबर कास्ट आ जाएंगे। आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हो कि लड़े? अरे हनुमान जी तो सबके हैं। मैं तो कहता हूँ कि योगी जी तो साधु संत हैं, उनकी तो ये नॉलेज है कि जाति प्रथा ही 500 साल पहले आई है। हनुमान जी तो 500 साल पहले थे नहीं, ये 5000 साल पहले की और 10,000 साल पहले की कहानी है। अरे आप अपनी लड़ाई में भगवानों को क्यों घसीट रहे हो? कोई कह देगा फलाना, अभी जैसे किसी ने कह दिया, मैंने नहीं कहा कि उन्होंने कह दिया हनुमान जी जाट हैं, अभी कोई कह देगा ब्राह्मण है। तो ये जो एक गंदी राजनीति है, एक तरफ हम बात डेवलपमेंट की करते हैं, एक तरफ हम देश को ले जाना चाहते हैं वर्ल्ड के टॉप पर, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये भाई गौ मांस ले जा रहा है, इसका मर्डर कर दो। ऐसे कोई देश चलेगा? गाय सड़कों पे घूम रही हैं, कोई पालता नहीं, सांड उठा उठा के मथुरा में मार रहे हैं। बंदर के नाम पर आतंकवाद है चारों तरफ। समस्याओं का हल तो करना नहीं, और इस बात को लेकर के समाज को बांटना, भाई मैं तो इस नीति के खिलाफ हूँ। जो समझ की बात आती है तो कभी कभी देखने को मिलता है कि कभी कभी ऐसे शब्दावली प्रयोग की जाती है तो बहुत लोगों को चुभती है। और मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में कुछ समय पहले CM योगी आदित्यनाथ ने पन्नों को लेकर एक लपका शब्द का प्रयोग किया था, जिससे काफ़ी विरोध भी हुआ, आपने भी नाराजगी व्यक्त की। तो इन शब्दों का कितना अहमियत आप मानते हैं? क्योंकि जब ऐसे शब्द जो दिल और जान से लोग अपने यहाँ, मतलब मथुरा की अगर मैं बात करूँ तो मथुरा के कोई ब्रजवासी के तौर पर लोग पूछते हैं, मथुरा के ब्रजवासियों को देखते हैं और दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, तो कितना असर होता है और राजनीतिक लाभ और फायदा कितना है लोगों को? देखिए, आपने, मेरे ख्याल से आपको तजुर्बा है कि नहीं, जो भी यात्री आजकल आता है तो वो पहले अपने पंडे के, अपने तीर्थ पुरोहित के पैर को धोता भी है, उसको चरण स्पर्श करता है। आप कभी गुजरात में जब तीर्थ पुरोहित जाता है तो उसका आवागमन आप देखिए। इसमें ऐसा है कि योगी जी ने अपनी बात की, इसको क्लैरिफाई किया कि जो मैंने लपका शब्द कहा था, ये मैंने आगरे में कहा था कि कोई विदेशी NRI आया था तो उसके संग में जो गाइड शब्द मैंने कहा, उसने कुछ मिसबिहेव किया, उसने उसको कंप्लेंट की। और मैं खुद उनको मिला था दिल्ली में, क्योंकि मेरी एक हरिद्वार के मैटर में, क्योंकि वहाँ पर गंगा जी का पानी, क्योंकि पहले UP और उत्तराखंड एक था, तो ये सिंचाई विभाग के पास है, तो ये लोग गंगा क्लीन करते हैं, के लिए पानी रोक देते हैं दिवाली के आसपास। तो जब तीर्थयात्री यहाँ से मथुरा से जाते हैं तो गंगा खाली मिलती है,
तो उस विषय में मैं उनसे मिला था, मैंने ये शब्द भी की, तब भी उन्होंने बताया ये मेरा मंशा नहीं थी। उसके बाद में एक बार उन्होंने मुझे घर पे टाइम दिया था, मैं नहीं गया, तो राकेश तिवारी को भेजा, जो हमने कार्ड बांटे हैं, उस पर भी उन्होंने ये कहा था कि मैं तो सम्मान करता हूँ, ये मेरी मंशा नहीं थी, मैंने लब का शब्द वहाँ के लिए यूज़ किया। परंतु होता क्या है कि कभी कभी लोग अपने या तो अज्ञानता में, क्योंकि मैंने तो अपनी भाषा में ये भी कहा था कि योगी जी तो एक मठ के मठाधीश हैं, वो तो इस भेदभाव को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्योंकि आज एक भावना है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताया। गुरु वो माध्यम है जो आपको भगवान तक पहुंचाने का रास्ता बताता है, वो है पुरोहित। पर हित में जिसका हित है वो है पुरोहित। आज यजमान आता है, आप देखिए पहले तो घर में रहते थे, अपनी बहन बेटियां छोड़ के जाते थे, उन पर पैसे नहीं तो पैसे लेके जाते थे, तो उनका गाइड रिलेशन नहीं है, उनका पारिवारिक रिलेशन है। आज आप देखोगे हाई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि जो पाकिस्तान से अपने भारतीय यहाँ पर आए हैं हिंदू लोग, अगर उनको अपने पूर्वजों के नाम का कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो हरिद्वार जाके वहाँ के तीर्थ पुरोहित से लिखा के लाते हैं, और अगर वो हाई कोर्ट में सबमिट करता है तो एडमिट होता है। ये पुरोहितात्व है। अभी आपने राहुल जी को भी देखा कि जब वो वहाँ पर गए अपने राजस्थान में, तो उन्होंने वहीं पर पुष्कर में, तो वहीं पुरोहित ने बताया कि आपका गोत्र क्या है। हमारे मथुरा में भी एक चतुर्वेदी है जिसके पास आप देखेंगे कि नेहरू जी के, इंदिरा जी के, राजीव जी के भी लेख हैं। तो पुरोहित आपके पूर्वजों से भी आपको मिलाता है, तो पंडा कहाँ से गाइड उसमें आ जाएगा। तो कल्पना ही करना कितना गलत है, मतलब ईस्ट और वेस्ट है। तो ये समझने के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आदमी अपने रंग बिरंगे चोले में आ जाते हैं, परंतु उससे वो ज़रूरी नहीं है कि वो साधु हो गया। अभी क्या लगता है कि मथुरा में क्या क्या चीज़ें आप कल्पना करते हैं कि ये अभी और बेहतर हो सकती थी और बेहतर होनी चाहिए? देखिए, मथुरा जब नगर निगम बना तो हमको लगा कि मैंने एक बार आयुक्त तो मेरे से यहीं मिले थे, समीर जी, तो हमने उनसे कहा कि देखिए मथुरा में सुबह यमुना जी की आरती होती है, आपको थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं। सुबह 4 बजे होली गेट से लेकर द्वारकाधीश तक बाज़ार को धुलवा दिया जाए, छोटे छोटे स्पीकर लगा दिए जाएं, सुबह 2 घंटे भजन बजें। तो जो भी यात्री चाहे मथुरा निवासी जब दर्शन करने जाए तो उसको ये वातावरण लगना चाहिए कि मैं ब्रिज में हूँ। क्योंकि आदमी बड़ी कल्पना लेके आता है कि मैं भगवान कृष्ण की नगरी में जा रहा हूँ, कृष्ण की नगरी कैसी होगी, परंतु जब वो यहाँ गंदगियों के अंबार देखता है और नाले बहते हुए देखता है तो उसको इतनी पीड़ा होती है कि मैं अमेरिका से चला आया ऑल द वे मथुरा, ये सोच के भगवान कृष्ण की नगरी में जा रहा हूँ। और जब वो यहाँ ये बदहाली देखता है तो क्या इमेज लेके जाता होगा। आपने जमुना जी की बात कही, अभी भी आप देखिए उसमें मुर्दे फेंकते हैं, गंदगी होती है। आप इतना बड़ा बजट बनाते हो, अरे आप थोड़े कर्मचारी लगाएं कि यमुना जी में गंदगी नहीं बहे। आप घाटों की बात करते हैं, उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, पूरे ब्रिज का सौंदर्यीकरण होना चाहिए। तो मथुरा को एक तरफ आप ये कंपटीशन करा रहे हैं कि साहब कौन सा वार्ड बढ़िया है, हम उसको प्राइज़ देंगे। दूसरी तरफ वार्डों में घुस के देखिए कि केबल डालने के नाम पे बनी बनी सड़कें खोद के पटक दी, ड्रेनेज के नाम पे सड़कें खोद के पटक दी। आपके नाले आप 15-20 दिन सफाई नहीं करते, एक दिन सफाई आती आती पूरे गंदगी का ढेर लगा देते हैं। वे ढेर उठाते क्यों नहीं, बोले इसको पहले सूखने दो। कहाँ की इनकी मैथमेटिक्स है, मेरी समझ में नहीं आती कि इसका पानी निकल जाएगा, सूखा हो जाएगा, वजन कम हो जाए। अरे कितना वजन कम हो जाएगा, 1 टन 2 टन? उसके लिए 20 दिन तुम जो तुम्हारे आसपास में दुकानदार है वो गंदगी झेले, जो निकल के जा रहा है वो उस गंदगी में से जाए। मैं तो कहता हूँ ये जो यहाँ के अधिकारी हैं, पहले इनका ब्रेन वॉश किया जाए, इनको 3-3 महीने के ट्रेनिंग में भेजा जाए। जब इनका ब्रेन वॉश होगा तब ये काम करेंगे। एक सवाल बड़ा निजी सा है लेकिन बहुत मन कर रहा है पूछने का। महेश पाठक जी को सबसे ज़्यादा कहाँ संतुष्टि मिलती है, एक उद्योगपति के तौर पर, एक सामाजिक तौर पर और एक राजनीतिक तौर पर, तो कहाँ संतुष्ट लगते हैं? क्या संतुष्ट मैं सबसे ज़्यादा अपने मथुरा में होता हूँ। आपने देखा है मेरे यहाँ भोलेनाथ का मंदिर है, हालांकि मथुरा कृष्ण की नगरी है, मैं कृष्ण भक्त भी हूँ, मेरी यहाँ गाय हैं। जब लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन जब नाम जुड़ता है, उद्योगपति जब नाम जुड़ता है, सामाजिक या राजनीतिक, वो कौन सा एक शब्द रहता है कि वो संतुष्ट लगता है? सामाजिक, 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 सामाजिक।
अपने लोगों में रहो। देखिए, आप जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आए, उड़ान भरना ज़िंदगी का एक उद्देश्य है कि आप ऊपर से जाके देखो दुनिया कैसी है। शांति कहाँ है? जब आप लैंड करते हो। जैसे किसी भी बच्चे को सबसे ज़्यादा शांति अपनी माँ की गोदी में मिलती है, वो कहीं भी हुआ है, ऐसे ही हम दुनिया में तो गए दुनिया को देखने, परंतु सबसे बड़ी शांति मिलती है जब अपने लोगों में आप आते हो, अपने लोगों में आप रहते हो, अपने घर में रहते हो, जो आपकी जन्मभूमि है। तो बहुत व्यस्तता का समय रहता है, जिस तरीके से कभी बिजनेस के तौर पर, मेरे तो 40 साल हो गए। राजनीतिक तौर पर कभी कहीं जाना हो, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे परिवार को समय मिल पाता होगा, खुद के लिए कैसे समय मिल पाता होगा? आप परिवार की थोड़ी शिकायत रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु आप देखिए, मैं 40 साल से फ्राइडे सैटरडे संडे मथुरा रहता हूँ, 1-2 दिन बम्बई रहता हूँ, 1-2 दिन दिल्ली रहता हूँ। ये मेरा 40 साल से सफ़र चल रहा है। जो मथुरा में रह के भी कभी कभी तो घर से भी दूर रहते हैं, तो ऐसा होता है? घर वाले तो वैसे ही दूर हैं, होके भी घर में नहीं है। अगर सच बात बता दूं तो मेरा ये है कि मैं अपने घर वालों के संग न्याय नहीं कर पाता, ये सत्य है। क्योंकि क्या होता है, जब आप सोशल लाइफ में होते हो तो हमारी पत्नी तो हमसे बड़ी नाराज़ रहती है। वो ये कहती है, तुम्हारे ये जो बैठने वाले हैं रात के 2 बजे तो जाते हैं, और फिर रात को तुम्हारे मसाज करने वाले घुसे आते हैं तुम्हारे रूम में, तो तुम तो रात में भी राम राम नहीं करते हो, और सुबह से फिर तुम अपने पूजा पाठ करके फिर इस लाइफ में बिजी हो जाते हो। तो एक बात सच है कि अभी जैसे मेरा कहीं का प्रोग्राम बना है न्यू ईयर पे, तो हमारी पत्नी हमसे 20 बार पूछ चुकी, ये बताओ तुम आओगे कि नहीं? तो हमने उससे कहा, देख अगर तू बार बार पूछेगी तो मैं नहीं आऊँगा, नहीं तो मैं ये कमिट कर रहा हूँ कि ये जो डेट तुमको दी है मैं पहुँचूँगा। मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो मैं आने वाली हर पीढ़ी को बताना चाहता हूँ। अगर मैं आपको आज 10 साल बाद का कोई अपॉइंटमेंट दूंगा और टाइम बताऊंगा, तो आप मुझे रिमाइंड मत कराइए। 10 साल बाद जो डेट आएगी, टाइम आएगी, आप घड़ी देखिए कि 5 बजे तो मैं आपको खड़ा मिलूंगा। अगर लाइफ में किसी को सक्सेस होना है तो न वो दूसरे का टाइम बिगाड़े, न अपना टाइम बिगाड़े। जो कमिटमेंट करे उस कमिटमेंट को पूरा करे। अगर आप अपने समय के पाबंद हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ज़िंदगी में प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो ये आज के दुनिया में योग देख रहे हैं, ये योग नहीं है कि हु हा फू फा, दिस इज नॉट ए योग। जो गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कि तुम जो कर्म करो वो इतनी शिद्दत से करो, वो एक योग है कि उस तुम्हारे कर्म से तुमको दुनिया में पहचाना जाए। मैं मान के चलता हूँ कि अगर आदमी की सोच और उसके कर्म करने की क्षमता उसमें है और समय का पाबंद है, तो मैं चाहता हूँ, मेरी गारंटी है कि आदमी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, आप आगे लाइफ में बढ़ते हैं, आपको हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, परंतु जब आप किसी से लें तो आपकी देने की भी मनसा होनी चाहिए। अगर आपकी नेक नियति है तो भी आपके विकास में बाधा कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। आज जो ये जो डाउनफॉल हो रहा है, चाहे उद्योगों में, चाहे राजनीति में, चाहे पर्सनल में, आदमी की कथनी करनी में भिन्नता आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हमारे साथ रहे उद्योगपति, समाज सेवी और राजनीतिक के तौर पर अपनी एक अलग खास पहचान रखने वाले महेश पाठक जी। पूरे कार्यक्रम का मूल सार निकल कर आया, जो गुरुमंत्र दिया कि समय की बहुत कीमत है, समय को समझिए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए। कोई भी चीज़ पाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती, लेकिन समय और कर्म पर ध्यान रखिए। ऐसे ही लगातार शख्सियतों का दौर जारी रहेगा। आपको हर एक शख्सियत से लगातार रूबरू कराते रहेंगे। मिलेंगे इस कार्यक्रम के बाद एक और नई शख्सियत से, तब तक के लिए विराम। अपने आप को गौ सेवक कहने वाले लोग, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग, अपने आप को किसी धर्म विशेष से कहने वाले लोग कभी गलत फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी देखने को मिला, कभी निर्दोषों की जान चली गई। तो ये कहाँ आप कमी मानती हैं? हम लोगों की व्यक्तिगत मानसिकता की कमी है, तंत्र की कमी है, कहाँ किस ओर से आप देखती हैं? देखिए, संस्कारों की बात है। वैसे तो भारतीय संस्कृति ने चींटी के जीवन की भी एक महत्व बताया है कि उसके जीवन की भी कोई महिमा है। तो हमारे यहाँ पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था काल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है, ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा,
वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा